की बातें आई कि डॉक्टर पुनीत राय साहब ने पूरा एक समय बांध के रखा, बचे कुचे को सिन्हा साहब ने समेटा। अब आखिरी वक्ता के पास बहुत कुछ चीज़ें बचती नहीं हैं, लेकिन यहीं पे आपके प्रतिभा और योग्यता की परीक्षा होती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। I will try to make a space for you। अब ये आपको कोशिश करना है कि इतिहास में जहाँ भी आप खड़े होंगे आपको लगेगा कि अब यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं। अब आपकी दक्षता इसी पे निर्भर करती है कि उसी में आपको अपने लिए स्पेस बनाना है। चूँकि मैं अंग्रेजी विषय का विद्यार्थी हूँ, अंग्रेजी बोलना बहुत प्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि हमारे विद्यार्थी बहुत दुखी रहते हैं कि मैं उनको क्लास में हिंदी में नहीं बताता हूँ। क्योंकि हमारी अगर 1 घंटे की क्लास है तो मैं उसमें एक भी शब्द हिंदी का यूज न तो करता हूँ, न तो कभी कोई पूछता है तो उसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल काम है और आपको अंग्रेजी सिखाना मेरा दायित्व है। और मैं हिंदी बोलूँगा तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। बट यहाँ पे वो बंधन नहीं है, क्योंकि हमारी आप जो दर्शक दीर्घा है, शोधार्थी हैं, विद्वद्गण हैं, ये ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में है, मातृभाषा में है। तो मैं विदेशी एक लेखक के कोट से अपनी बात को शुरू करूंगा कि व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट गोज टू द हार्ट। जो दिल से आता है वो दिल तक जाता है। पता नहीं आप कितना इस पर यकीन रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं, लेकिन ये मैं पहली शताब्दी का ग्रेको रोमन क्रिटिक है लोंजाइनस, कैसियस लोंजाइनस, उसने कहा था कि व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट गोज टू द हार्ट। मैंने महसूस किया कि ऐसा होता है। हो सकता है कि अगर आप ऐसा महसूस नहीं किए हों तो भी हमारे साथ उसको आप स्वीकार करके आगे बढ़ें। मैं आपको, क्योंकि अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ, तो कोशिश ये करूँगा कि कुछ हमारे उद्धरण भारतीय ज्ञान परंपरा से तो होंगे ही होंगे, मैं उसको अंग्रेजी साहित्य से कोरिलेट करना चाहूँगा कि आपको भारतीय होने के पीछे गर्व क्यों करना चाहिए, आपको अपनी भारतीयता पे गर्व क्यों होना चाहिए, आपको अपने भारतीय वाङ्मय पे गर्व क्यों होना चाहिए। क्या वो सारी चीज़ें जो यूरोपीय हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो बेहतर हैं, जो हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया, जो हमारा माइंड सेटअप बनाया गया। क्योंकि अब हम आपको ले चलेंगे गुलामी के पीरियड में। जब अंग्रेज आपके देश में आए तो क्या आप सोचते हैं कि इंडिया में आकर शासन करना उनके लिए बहुत साधारण और सामान्य काम रहा होगा? किसी भी देश के लोग किसी बाहरी व्यक्ति को शासन सौंपने के लिए तैयार नहीं होंगे, खासकर जब आप बोलेंगे कि मैं आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए बहुत दूर से आया हूँ और आप पे हम शासन करके आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। कोई तैयार होगा? चले जाइए अफ्रीकन कंट्रीज थोड़ी पिछड़ी हुई हैं, क्या कोई अफ्रीकन आपके इस प्रपोजल को तैयार करेगा, स्वीकार करेगा? अमेरिका का, ब्रिटेन का, इंडिया का या किसी और देश का? आपके देश में अंग्रेजी नहीं थी, बस इतना ही आप मानिए। और नहीं थी यह कहना पार्शियली ट्रू है, लेकिन पूरे रूप से यह सत्य नहीं है, क्योंकि जब अंग्रेज आपके देश में आए थे तो आपके देश की एक बहुत परसेंटेज में उसको आप नहीं गिन पाएंगे, बहुत छोटी सी एक परिवार थे, फैमिलीज थी जिनके पास अंग्रेजी की बहुत अच्छी बैकग्राउंड थी। मतलब उनकी अंग्रेजी अंग्रेजों की अंग्रेजी से अगर अधिकतर नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी तो कम भी नहीं थी। मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा और समझाऊंगा। तो अंग्रेज जब आपके देश में आए, कलकत्ता उनका ठिकाना रहा, आपके देश में जगह जगह घूमते रहे। वो स्ट्रेटेजिकली, देखिए हमको समझना कहाँ है, हमारे पूर्वज किन किन मुद्दों पे पिछड़े, उसे लेकर हमें होशियार रहना है। और अब आज के 21वीं शताब्दी में झगड़ा इस बात की नहीं है कि श्रेष्ठ कौन है, बुद्धिमानी इस बात की है कि हम अपने देश के जो दर्शन है, भारत का जो दर्शन है मध्यम मार्ग का, उसका इस्तेमाल करके हम भारतीय ज्ञान को, भारतीय आध्यात्म को, भारतीय दर्शन को किस तरह से विश्व पटल पे हम स्थापित कर सकते हैं।
आपसे पहले, हमसे पहले, सदियों पहले एक मनीषी, योगी, फकीर जिसको आप कहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि वो बहुत संपन्न देश के हैं, आध्यात्मिक रूप से, ज्ञान के दृष्टिकोण से, दर्शन के दृष्टिकोण से दुनिया के अग्रणी देशों के वो नागरिक हैं, स्वामी विवेकानंद जी। अंग्रेज जब ये प्रयास कर रहे थे कि भारत में अपने शासन को स्थापित किया जाए, जगह जगह से विरोध हो रहा था, क्योंकि कोई भी बहुत प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करेगा कि हम पिछड़े हुए हैं, आप आइए हमारे लिए कुछ विकास की योजना बनाइए और हमारे ऊपर शासन कीजिए। तो उनका पहला जो प्रयास हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमें जब इस प्लेनेट के बारे में पता चला, अभी पांडे जी बोल रहे थे कि वास्को डी गामा ने जब डिस्कवर किया, एक्चुअली उनको सी रूट का जब पता चला भारत का, कि भारत से समुद्र का भी रास्ता है, तो सी रूट से जब पता चला तो बेसिकली वो ट्रेडर के रूप में हमारे यहाँ आए, व्यवसायी के रूप में हमारे यहाँ आए, और उनका काम व्यवसाय करना था। लेकिन वो व्यवसायी थे नहीं, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि उनके पहले जर्मन और फ्रांसीसी आ चुके थे आपके देश। तो जानते थे कि ये दो गए हैं और थोड़ा मोड़ा कमाई करके लौट आए हैं। उनका लक्ष्य थोड़ी मोड़ी कमाई करना नहीं था, उनका लक्ष्य साम्राज्य विस्तार करना था। एक्चुअली वो उनका एम्पिरिकल मिशन था, दैट वाज देयर एम्पिरिकल मिशन। साम्राज्य विस्तार का उनका अपना एक मिशन था जिसके वो आए हुए। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो, कल्चरली हम कमजोर नहीं थे, लेकिन हमको ये बताया गया कि तुम्हारे पास न संस्कृति है, न तुम्हारे पास लैंग्वेज है, तुम किस जगह में रह रहे हो। हमको जब ये पता चला, हम इतने बड़े दिल वाले लोग हैं अंग्रेज, कि हमने सोचा कि यार इस पृथ्वी पे ऐसा भी कोई प्लेनेट है, ऐसा भी कोई देश है जहाँ के लोगों को कपड़ा पहनने नहीं आता है, जहाँ के लोगों को बोलने नहीं आता है। मतलब उनका उद्देश्य ये नहीं था कि आपकी वो कमी को पॉइंट आउट करें, उनका उद्देश्य ये था कि आपके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी को थोपें। आप कमतर हैं नहीं हैं ये आप तय करिए। उनका उद्देश्य था कि आपको बताना कि आप इंफीरियर हैं, हम आपसे सुपीरियर हैं, हम मानवीय हैं। इस मानवीय आधार पे हमने ये तकलीफ स्वीकार करी कि हमने अपना देश छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा है, अपनी परिवेश को हमने छोड़ा है, ताकि आपको भी एक दिन अपने साथ दुनिया के अगली पंक्ति में खड़ा कर दें। आप भी अंग्रेजी बोलें, आप भी मेरे तरह कपड़े पहनें, और आप भी मेरे साहित्य का अध्ययन करें, क्योंकि दुनिया का अगर सारा ज्ञान कहीं पे है तो वो अंग्रेजी साहित्य। एक किताब है, अगर आप में से कुछ लोग परिचित होंगे, अगर इतिहास के भी विद्यार्थी होंगे तो परिचित होंगे, विल एस्क्राफ्ट ने किताब लिखी है एम्पायर राइट्स बैक, और ये कॉलोनियल पीरियड के कल्मिनेटिंग पॉइंट की पे लिखी गई किताब है, जिसमें उपनिवेश का विरोध हो रहा था। तो उन्होंने अपनी किताब में 3 चीजों का बड़ी प्रमुखता से जिक्र किया है। यदि अंग्रेजों को देखा जाए तो उनके पास सबसे ताकतवर वेपन कौन से थे, तो पहला जो वेपन बताया उन्होंने, कहा कि सबसे ताकतवर हथियार उनके पास उनकी भाषा थी, लैंग्वेज। अब आप देखिएगा कि कॉलोनाइजेशन हुआ कैसे। वो आए और आपके ऊपर डायरेक्ट कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी भी देश में जाना, आपकी संख्या बहुत कम है, भले आपके पास आर्म्स एम्युनिशन कुछ भी हो, बट योर नंबर इज वेरी थिन। तो भारत में आने के बाद उन्होंने ये माहौल बनाया कि आपके पास संस्कृति नहीं है, आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपके पास विकास नहीं है, और हम उदारवादी लोग हैं, हम मानवीय लोग हैं, हमारे पास ह्यूमन वैल्यूज हैं। हम ये नहीं देख सकते कि आप पिछड़े रहें, आप गरीब रहें। इसी यही बातें, अगर आप एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब है एडवर्ड सईद की, एडवर्ड सईद ने किताब लिखी है ओरिएंटलिज्म। अगर ओरिएंटलिज्म का आप अध्ययन करेंगे तो ओरिएंटलिज्म इज अ कंस्ट्रक्ट, यह एक बनाई गई शब्दावली है जो किनके लिए बनाया गया, उन तृतीय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों के लिए जहां कोलोनाइजेशन किया गया है। तो उन्होंने बहुत विस्तार में ओरिएंटलिज्म, बहुत ही आज के समय की पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में
और उत्तर औपनिवेशिक जो जानकारियां हैं उसकी एक क्लासिकल किताब है एडवर्ड सईद की। तो उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया वाज अ वास्ट जंगल, भारत को एक जंगल के रूप में बताया गया है। यहाँ के लोगों को जंगली बताया गया है, जिनके पास लैंग्वेज नहीं है, जिनके पास कल्चर नहीं है, जिनके पास ड्रेस नहीं है, जो कपड़ा पहनना न जानता हो, उससे विकास की कौन सी अपेक्षा आप करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि हमें आप पे दया आ गई कि इसी ग्लोब पे एक ऐसा भी देश है जहाँ के लोगों को कपड़ा पहनने नहीं आता है। क्योंकि हमारे उदाहरण नजीर कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के ड्रेस को हम लोगों ने देखा हुआ है। तो उनका और भारत का जो सामान्य वेशभूषा था कि एक धोती पहनते थे, ऊपर बनियान पहन लिया और कोई कपड़ा पहन लिया। ये हमारे ड्रेस को भी उन्होंने टारगेट करके बताया कि विकसित होने का मतलब कि आपके पास अंग्रेजी होना चाहिए, आपके पास सूट बूट होना चाहिए और आपको अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। और इतना ज़्यादा प्रचारित प्रसारित उन्होंने किया कि हमारे जनमानस में यह घर कर गया कि यदि हमें दुनिया के अन्य देशों के साथ खड़ा होना है तो इनकी बातों को, इनके उपदेश को, इनकी शिक्षा को मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही पढ़ाने नहीं आए हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने नहीं आए हैं। आपके लिए हम स्कूल बना रहे हैं जहां आपके बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। आपके लिए हम अस्पताल बना रहे हैं जहां आपके रोगों का इलाज किया जाएगा। आपको हम अपनी साहित्य दे रहे हैं, आप हमारी उदारता देखिए। दुनिया में कोई किसी को कुछ भी देने को तैयार नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा हों। आपको हम अपनी भाषा दे रहे हैं, आपको अपनी हम कल्चर दे रहे हैं और आपको हम अपनी साहित्य भी दे रहे हैं। तो विल स्क्रॉफ्ट ने लिखा कि दूसरा सबसे ताकतवर अगर कोई हथियार उनके पास था तो उनकी साहित्य थी। और तीसरा बोले कि आखिरी चलते चलाते उन्होंने कहा कि उनके पास एक ही अस्त्र और बचा था जिसके माध्यम से वो औपनिवेशिक देशों पे सत्ता शासन को जमा सकते थे या उसको थोड़ा लंबा बना सकते थे, और वो था उनका रिलीजन। तो तीन चीज़ें उन्होंने कही, उनका लैंग्वेज, उनका लिटरेचर और उनका रिलीजन, धर्म। तीन चीज़ों को उन्होंने अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। आज भी हम उस मानसिकता से अपने आप को अलग नहीं कर पाए। लॉर्ड मैकाले सभी ने सुना है, और लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वो ऐसा नहीं था कि भारतीय प्रेम बस बाहर आ गया था, औपनिवेशिक प्रेम बस आ गया था। आपसे उनको कोई बहुत लगाव था कि भारत अगर बहुत विकसित हो जाएगा तो इंग्लैंड विकसित हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे था नहीं। लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति ले आई थी, उनकी मंशा ये थी कि यदि भारत की शिक्षा पद्धति जो है गुरुकुल की, अगर ये कंटिन्यू कर गई, इसको हमने छिन्न भिन्न नहीं किया, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे बहुत लंबा समय तक शासन करना। क्योंकि इनकी शिक्षा पद्धति बहुत सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है। इसीलिए आप पाएंगे कि गुरुकुल का जो पढ़ा हुआ विद्यार्थी था, और कभी कभी तो बिना गुरुकुल वाला विद्यार्थी भी गुरुकुल से ज़्यादा तेज होता था। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। एकलव्य आपने सुना होगा, गुरुकुल में पढ़ने का अवसर नहीं मिला क्योंकि हमारा देश जातियों में, संप्रदायों में, धर्मों में बटा हुआ था, और छोटी जाति का व्यक्ति होने की वजह से धनुर्विद्या का अधिकार उसके पास नहीं था। सिर्फ क्षत्रियों को यह अधिकार प्राप्त था क्योंकि उन्हें रक्षा का दायित्व दिया गया था। इसलिए शास्त्र, खासकर जो युद्ध कौशल और युद्ध शास्त्र हैं, वो क्षत्रियों के लिए थे। लेकिन अभी हम लोगों ने सुना कि, और हमारे बहुत साथी आज भी ये स्थापित है कि अर्जुन के बराबर का कोई योद्धा नहीं था, धनुर्धर नहीं था। लेकिन इस बात को भगवान कृष्ण ने, अगर आप महाभारत पढ़े तो नहीं होंगे, अगर देखे हों क्या कभी, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब कृष्ण ने कहा कि प्रभु ये कर्ण को लेकर, चूंकि दोनों में प्रतिद्वंदता बहुत थी और इतना एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के अगेंस्ट में फीडबैक दिया गया था कि अर्जुन में कभी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं थी और कर्ण में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं थी। हालांकि कर्ण फिर भी माइल्ड था अर्जुन की तुलना में। कारण ये था कि कर्ण
की मित्रता दुर्योधन से थी, जिसकी वजह से कर्ण को अर्जुन बहुत सहजता से नहीं ले पाता था। अब जब अर्जुन ने बाण चलाया था तो उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि देख रहे हैं केशव, जब मैं बाण मार रहा हूँ तो सैकड़ों फीट पीछे चला जा रहा है उसका रथ, लेकिन जब वो मारता है तो हमारा तो 10-20 कदम पीछे जाता है। तो भगवान ने कहा कि आपका 10-20 कदम पीछे जाने का मतलब कि पूरे ब्रह्मांड को हिला के 20 फीट पीछे कर दे रहा है। आपके रथ पे मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड सवार है, इसके बावजूद वह आपके रथ को 10 कदम पीछे ढकेल दे रहा है। और अगर हम लोग नहीं होते तो आपके रथ का आता पता नहीं चलता। आप 100 कदम पीछे करके अगर ये मान रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, बेहतर हैं, ये आपको शिक्षा देती है। ज्ञान आपके पास कितना भी ज़्यादा क्यों हो, लेकिन ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है कि आप ये इतना ही बस होगा। कोई ज्ञानवान जो व्यक्ति है, ज्ञान की कोई परिधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है। ये आपके पैशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्ञान पा सकते हैं या आप कितना लेना चाहते हैं। और आप जितना लेना चाहते हैं वो उतना आपके लिए उपलब्ध है। मैं अभी आऊँगा तो आपसे ये भी बात करूँगा मैं कि अब हमें कुछ और परिस्थितियाँ हैं जिनसे बाहर निकलने की जरूरत है, खासकर 21वीं शताब्दी में। एक उदाहरण ये था, और